अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी थी क्योंकि मैं इसको मेंशन करना भूल गया था, तो मैंने आप लोगों के लिए इस न्यूज़ को अपनी इस वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ। दोस्तों, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो तब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तकरीबन तक 8 के करीब जो अवॉक्स तैयारे मौजूद थे, जिनमें 4 चाइनीज़ मेड अवॉक्स तैयारे थे जिनका नाम ZDK-03 था, और 4 के करीब जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास साप 2000 जो अवॉक्स सिस्टम थे वो मौजूद थे। मगर जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तब पाकिस्तान ने फ़ौरन से तकरीबन तक 4 के करीब न्यू जो अवॉक्स तैयारे थे FD-2000 स्वीडन को उनको ऑर्डर दिया था ताकि पाकिस्तान को इनकी डिलीवरी की जाए और पाकिस्तान को इनको दिया जाए। और अब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तकरीबन तक 12 के करीब में जो अवॉक्स तैयारे हैं वो मौजूद हैं, और जो रिसेंटली जो आखिरी जो अवॉक्स तैयारा था वो तकरीबन तक पाकिस्तान को फरवरी के या मार्च के महीने में डिलीवर कर दिया गया था। इंडिया के पास इस वक्त तकरीबन तक 5 के करीब जो अवॉक्स तैयारे वो मौजूद हैं, और यहीं से हमें पता चल जाता है कि इंडिया का प्रोक्योरमेंट रेट और पाकिस्तान का प्रोक्योरमेंट रेट कैसा है। पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क ने और छोटी सी एयरफोर्स ने इंडिया से तकरीबन दुगनी तादाद में ज़्यादा जो अवॉक्स तारे हैं वो रखे हुए हैं, और इंडिया के पास तक सिर्फ 5 की तादाद में अवॉक्स तारे हैं जो उन्होंने 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए रखे हुए हैं। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी यही कहते हैं कि इंडिया की एयरफोर्स इस वक्त इस काबिल है कि वो पाकिस्तान की और चाइनीज़ एयरफोर्स का मुकाबला कर सकती है। अगर यही हालात देखे जाएँ, इंडियन एयरफोर्स ने जब 27 फरवरी पे जो हमला किया था उसमें इनकी जो एयरफोर्स थी उसको पाकिस्तान ने पहले ही आउटगन कर दिया था, और साथ साथ इनके जो Su-30 जो MK फाइटर जेट थे उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पाकिस्तान के F-16 का मुकाबला कर सकें। साथ साथ इनके मिराज 2000 के बारे में इनके जो डिप्रिंट, जो कि एक इंडियन न्यूज़ पेपर है, उसकी तरफ से कहा गया था कि उसको भी उस वक्त टेक्निकल इश्यूज़ को फेस करना पड़ गया था, और उनकी तरफ से जो माइका एयर टू एयर मिसाइल जो फायर किए जा रहे थे वो भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते थे। मगर पाकिस्तान ने जैसा इंडिया को उस वक्त आउटगन किया था अपने BVR मिसाइल्स की वजह से, अपने जो पास टेक्नोलॉजी है उनकी वजह से, और पाकिस्तान के पास जो एमराम मिसाइल हैं उनकी वजह से, तो इंडिया को ये हमेशा से याद रहेगी। और यहीं से पता चल जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है कितनी वेल इक्विप्ड है, पाकिस्तान ने कितने अच्छे से अपने जो प्रोक्योरमेंट रेट अपनी टेक्नोलॉजी को मेंटेन करके रखा है इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में, वो हमें यहीं से पता चल जाता है। इसके साथ ये भी एक बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने अवॉक्स तैयारों की तादाद को इसलिए बढ़ाया ताकि तकरीबन तक पाकिस्तान अपने हर सूबे के अंदर जो है तकरीबन तक 3 की तादाद में जो अवॉक्स तैयारे हैं हर वक्त ऑपरेट रखे। और यही बात है कि पाकिस्तान ने अपने साउथ की तरफ हर वक्त जो एक अवॉक्स तैयार है उसको ऑपरेशनल रखता है, और उस एरिया में साउथ की तरफ जो गैदरिंग है उसको गठी करता रहता है। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स का तकरीबन तक 2 से 3 की तादाद में जो अवॉक्स तैयारी थे, जब कामरा एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में अटैक हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे, मगर बाद में उनको रिपेयर भी कर लिया गया था। जो ज़्यादा ख़राब हो गए थे उनकी जगह न्यू अवॉक्स तैयारों को इंडक्ट कर लिया गया था। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, जिससे आप सबको पता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो LAC है इसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और तकरीबन तक 4th राउंड जो है वो मुज़ाकरात का चल रहा है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी मौजूद हैं। और इस राउंड के अंदर बात की जा रही है कि अपने जो दोनों ममालिक की फोर्सेस हैं वो ट्रूप्स को पीछे कर ले ताकि एरिया में टेंशन कम से कम हो। मगर अब जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक चाइना की तरफ से इस एरिया के अंदर जो डीएस्केलेटर वो करने से मना कर दिया गया है, और अपने ट्रूप्स को वापस ले जाने से भी मना कर दिया गया है। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक चाइना के अभी भी जो गलवान वैली के अंदर 40,000 के करीब जो ट्रूप्स हैं वो मौजूद हैं, और चाइना अभी भी यही कह रहा है कि वो इस एरिया से पीछे नहीं हटेंगे और ज़्यादातर अपने ही एरिया को सिक्योर करेंगे और अपने एरिया को वापस हासिल करेंगे। और यही बात है कि यहीं से पता चले कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त जो टॉक्स चल रही हैं LAC के ऊपर वो काफ़ी हद तक नाकाम भी रही हैं। चाइना के जो अभी भी जो ज़्यादातर ट्रूप्स है वो डिस्पेंग जो रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, और तकरीबन तक काफ़ी ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ चाइनीज़ पर्सन हैं इस एरिया के अंदर मौजूद हैं और वापस नहीं जा रहे। और यही बात है कि इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को जो सबसे बड़ा ख़तरा इस रीजन के अंदर आ रहा है वो चाइना का ही आ रहा है, क्योंकि चाइना की जो मैन पावर जो एयर पावर है इंडिया उसका किसी भी किस्म से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, और इंडिया के लिए अफोर्ड ही नहीं है कि वो चाइना का किसी भी तरह से मुकाबला कर सके, क्योंकि ना ही इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना ही इंडिया के पास इतने वेपन मौजूद हैं कि वो किसी भी हाल में चाइना का मुकाबला कर सके।
क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को तकरीबन तक 45 के करीब स्क्वाड्रन की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान और चाइना की जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला कर सके, मगर इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 30 के करीब ही स्क्वाड्रन बाकी रह गए हैं और 2025 तक तकरीबन तक 100 के करीब जो MiG-21 जो उनके पास फाइटर जेट हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे और इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की तादाद है वो तकरीबन तक 27 के करीब होने वाली है। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स का जो प्रोक्योरमेंट रेट है वो भी बहुत स्लो है, तेजस को आने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है और इसके साथ साथ अभी एमरजेंसी परचेजेस पे जो MiG-29 और Su-30 फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं उनसे भी इंडियन एयरफोर्स अपनी जो अर्जेंट नीड्स है वो पूरी करने वाली है। और इंडियन एयरफोर्स के जितनी भी अभी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो कमी होने वाली है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी ज़्यादातर पुराने जेट्स को ऑपरेट कर रही है, जिस तरह कि उनके पास इस वक्त जगुआर तैयारे मौजूद हैं, उनको भी रिटायर करने की ज़रूरत है और रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और इस तरह इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी ज़्यादा जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स अभी किसी भी तरह से चाइना के साथ कोई भी वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स तकरीबन तक वही फाइटर जेट ज़्यादातर यूज़ करती है जो कि चाइना के पास है, क्योंकि ये दोनों ही ममालिक रशियन मेड जो फाइटर जेट है एक तरह से यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही ममालिक जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे की एयरफोर्स के साथ कैसे निपटना है, कैसे एक दूसरे की जो एयरफोर्स है उसके साथ डील करना है। तो इस इंडिया को जो मेजर इशू इस जगह पे ये फेस आ रहा है कि वो एक ही वक्त में पाकिस्तान और चाइना के साथ नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, उस चीज़ पे माना भी जा रहा है कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसकी तरफ से तकरीबन 18 किलोमीटर करीब जो इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर एंटर हो गए हैं। और ये अब कहा भी जा रहा है कि उनका जो तकरीबन तक डेप्सेंग जो प्लान है वो तकरीबन तक ज़्यादातर चाइना के हिस्सों में चला गया है। और अगर इंडियन आर्मी ने बर वक्त इस एरिया के अंदर अपनी पेट्रोलिंग को, अपनी चेक पोस्टों को सही तरीके से कायम ना किया तो ये तकरीबन तक सारा कुछ चाइना के हाथों में चला जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि डेप्सेंग में तकरीबन तक 8 से 13 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और यही बात है कि अगर पीपल लिबरेशन आर्मी इस एरिया से वापस ना गई तो वो तकरीबन तक 350 किलोमीटर के करीब जो ये एरिया है वो कैप्चर कर सकते हैं और इंडिया को अपनी एक मेजर टेरिटरी है वो लॉस करना पड़ेगी अगर चाइना की जो आर्मी है वापस ना गई तो। और साथ यही बात की जा रही है कि अगर इंडिया ने इस रीजन के अंदर कंट्रोल ना किया तो ये इंडिया को एक बहुत बड़ा मेजर डिफीट चाइना से होने वाला है, क्योंकि अभी जो इंडिया और चाइना के दरमियान जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर जो डेप्सेंग रीजन है इसकी बात नहीं की जा रही, बल्कि जो बाकी का रीजन है जिसमें लद्दाख का और पैंगोंग जो रीजन है इस रीजन की बात की जा रही है। और मीटिंग के अंदर भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है। अभी इंडिया और चाइना के दरमियान जो कॉप कमांडर मीटिंग है वो चल रही है, मगर इंडिया की तरफ से इस इशू को चाइना के साथ नहीं किया गया कि जो डेप्सेंग प्लान है इसके क्या बारे में बात करनी है और इसकी जो टेरिटरी है उसके बारे में क्या बात करनी है, कितना हिस्सा चाइना का कितना हिस्सा इंडिया का है। चाइना इंडिया को हर लिहाज से थ्रेट करने में पीछे नहीं है, बल्कि अपनी जो फोर्सेस है उसकी स्ट्रेंथ को, उनके लिए बेहतर जो इक्विपमेंट है उनको इस रीजन के अंदर लाया जा रहा है। और यही बात है कि इंडियन जो आर्मी है उसके और हुकूमत की जो नेग्लिजेंस है कि उन्होंने काफ़ी अरसे से इस एरिया के अंदर पेट्रोलिंग नहीं की और ये जो एरिया है शुरू से चाइना अपना बताता आया है और इंडिया के पास अभी इतने वेल इक्विपमेंट नहीं है कि वो अपनी आर्मी को दें और इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लाएं कि वो चाइना का किसी भी तरह से मुकाबला कर सकें। मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है चाइना अब अपने आप को एज ए ग्लोबली सुपर पावर के तौर पर मनवा रहा है। और यही बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट के जितने भी स्पोक पर्सन है वो आके जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तरह से इंडिया के ऊपर एक थ्रेट आया हुआ है, इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है उसके अंदर से बाहर आना, क्योंकि अभी चाइना की तरफ से तकरीबन तक अपने लाइट वेट टैंक्स को भी इन रीजन्स के अंदर ज़्यादा डिप्लॉय किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी के पास बिल्कुल मौजूद नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लाइट टैंक्स जो होते हैं उनका एक मेजर रोल होता है जो कि इंडियन आर्मी ने बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखे हुए। और इंडिया के लिए हर लिहाज से टेक्नोलॉजी महाज पे चाइना से बहुत ही ज़्यादा बुरी मार खाने को पड़ सकती है, क्योंकि चाइना जैसा टेक्नोलॉजी के अंदर एक पावर बन चुका है, इंडिया अभी उस मुकाबले की नहीं है। तो दोस्तों आज की डिफेंस अपडेट रशिया और चाइना की तरफ से। तो दोस्तों जापान की तरफ से भी कंसर्न उठाया जा रहा है कि रशियन और चाइनीज़ जो सैटेलाइट किलर जो मिसाइल हैं वो जापानीज़ सैटेलाइट्स के लिए एक थ्रेट बनते जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि चाइना और मॉस्को जिस तरह अभी मिल के अपने जो एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल हैं उनकी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो जापान है उसके लिए बहुत बड़ा मेजर चैलेंज बनता जा रहा है इस तरह दोनों ममालिक से डील करना। साथ ये बात भी की जा रही है कि चाइना ने जिस तरह अभी बहुत ज़्यादा
जो एडवांसमेंट की है अपनी स्पेस वेपनरी के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने सैटेलाइट जो किलर मिसाइल हैं उनको बनाया है। और इसके साथ साथ वो इस कैपेबल हो चुके हैं कि यूएस की जितनी भी सैटेलाइट हैं उनको डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर भी। और टोक्यो की तरफ से ये बात भी की जा रही है कि वो अभी बीजिंग और मॉस्को की जो आउटर स्पेस में जो मॉनिटरिंग है वो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही ममालिक ने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हासिल कर ली है स्पेस के अंदर, जो कि अब यूएस के लिए भी एक मेजर थ्रेट बनती जा रही है। और जापान अब कह रहा है कि उसको भी अब इस तरह की जो एंटी सैटेलाइट जो किलर मिसाइल हैं उनकी भी ज़रूरत है, ताकि वो किसी न किसी तरीके से इन दोनों ममालिक के सैटेलाइट्स को डैमेज करने में और उनको काउंटर करने में भी मदद करे। जापान की तरफ से एक शेड्यूल रखा गया जिसके अंदर 2023 तक वो इस तरह के मिसाइल को बना लेंगे, 2026 तक उसको अपने पास इंडक्ट भी कर लेंगे, जो कि हर लिहाज से चाइनीज़ और रशियन जो सैटेलाइट्स होंगी उनको तबाह करने की सलाहियत भी रखती होगी। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, अब तक लेते हैं, खुदा हाफिज़।